हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकमिंग यू ऑल बैक टू माय चैनल। तो पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था डाइवोर्स के बारे में। तो फाइनली जितने भी ग्राउंड्स होते हैं डाइवोर्स के, लाइक एडल्ट्री एंड क्रुएल्टी, अपार्ट फ्रॉम अदर राइट्स, अदर कंडीशंस दैट वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस लेक्चर। अब हम लोग बात करने के डाइवोर्स के बाद क्या प्रोसीडिंग्स चलती है कोर्ट में, कैसे मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है और भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट्स के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप एक अच्छा आंसर फ्रेम करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में, देन सब हेडिंग्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 24-25 हमारा मेंटेनेंस के रिगार्ड में बात करता है, एंड सेक्शन 18, 19, 20 हमारा हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस, वो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं अडॉप्शन के लिए, और हु इज़ अलाउड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड अदर कंडीशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस के बारे में, क्या पेंडेंटल लाइट क्या होता है, मेंटेनेंस पेंडेंटल लाइट, और क्या खर्चे प्रोसीडिंग्स के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता, और परमानेंट एलिमोनी का कॉन्सेप्ट क्या है। इन सभी से रिलेटेड जितना भी चीज़ें होंगी पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन 25 हमारा किस किस बारे में बात करता है। देखिए सेक्शन 25 बात करता है कि जितना मैट्रिमोनियल केस चल रहा है वो ख़त्म, उसका डिसीजन आना चाहिए, सेपरेट एप्लीकेशन की फाइलिंग होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ के द्वारा रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के लिए, मेंटेनेंस को फिक्स करना, पीरियड ऑफ फिक्सेशन, ड्यूरेशन ऑफ मेंटेनेंस, कब से कब तक मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा, टिल द डिसीजंस इन द फेवर ऑफ एनी पार्टी कम्स, और जो भी वेरिएशंस होते हैं कि मेंटेनेंस को बाद में इनके कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि हस्बैंड की जो सैलरी है वो बढ़ जाती है या फिर वाइफ की सैलरी बढ़ती है या फिर ऐसी भी कोई कंडीशन, तो आप जो मेंटेनेंस का अमाउंट भी आप फ्यूचर में चेंज भी करा सकते हैं। तो आज हम लोग सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले मेंटेनेंस का मतलब समझते हैं। सेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफ द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, वो हमें मेंटेनेंस टर्म के बारे में बताता है। सेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफ द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट जो कि मेंटेनेंस टर्म को डिफ़ाइन करता है। मेंटेनेंस मतलब होता है बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे कि इंसान को सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम जस्ट सर्वाइवल, टू मेंटेन द डिग्निटी, किसी पर्सन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए, उतना ही आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है डाइवोर्स के बाद। क्योंकि जो एक आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड द कंडीशन ऑफ वुमेन बिकम वेरी बैड, and to manage that there's the provisions of granting a maintenance so that wife can live a happy and fulfilled life। एक वाइफ अच्छी हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ जी सके आफ्टर डाइवोर्स, इसके लिए ही हमारे यहाँ मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स हैं। तो समझते हैं। देखिए, जो भी खाना, एक अच्छा शेल्टर, एजुकेशन, चाइल्ड अगर चाइल्ड भी है तो चाइल्ड की कस्टडी, और अगर फीमेल डॉटर है तो उसकी मैरिज का जितना भी एक्सपेंसेस होगा सब मेंटेनेंस में काउंट होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए अभी केस लॉ में क्या डिसाइड किया है, बादशाह वर्सेस उर्मिला गोडसे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जितने भी लॉज है रिगार्डिंग मेंटेनेंस वो इसलिए बनाए गए हैं कि हम लोग फीमेल्स के फिर ना ही, अच्छा आज के टाइम पे काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि जो मेंटेनेंस होता है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी अगर अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो वो अपनी अपोजिट पार्टी से मेंटेनेंस ले सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। इट इज़ जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, बट आजकल मोस्टली केसेस में वाइफ ही मेंटेनेंस देती हैं, मतलब वाइफ को ही मेंटेनेंस मिलता है। देखिए सेक्शन 24 में बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट। पेंडेंट मतलब होता है टेम्परेरी पीरियड, जब हमारा केस कोर्ट में चल रहा होता है तो एक लॉयर को, एक अच्छे एडवोकेट को हायर करना, फाइलिंग कराना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्री कराना, सबके लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। क्या अगर वाइफ उस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पा रही केस को फाइल करने के लिए, तो कोर्ट के पास ऐसी प्रोसीडिंग होती है जिसमें वो टेम्परेरी सपोर्ट ग्रांट करे। वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट आइदर द हस्बैंड और वाइफ, मैंने बोला ना कि चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो सब फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, एज द केस में भी जो भी सर्कमस्टेंसेस, हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हर और हिज सपोर्ट एंड द नेसेसरी एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब जो केस चल रहा है उसमें जितने भी खर्चा आएगा प्रोसीडिंग में उसको अपना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, देन आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन
चाहे कोई भी करे, चाहे हस्बैंड का वाइफ करे, द रिस्पोंडेंट टू पे द, जैसे कि जो केस फाइल करता है वो पिटिशनर होता है, ठीक है। अगर वाइफ ने केस फाइल किया तो वाइफ पिटिशनर होगी, रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट जिस पे केस फाइल होता है। तो रिस्पोंडेंट को पे करना पड़ेगा पिटिशनर को जितना भी एक्सपेंस होता है प्रोसीडिंग्स का, और मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब तक वो केस चल रहा है तब तक उसको कुछ ना कुछ 5,000 या फिर 2,000, जितना भी केस मतलब जितना भी कोर्ट मनी अमाउंट डिसाइड करती है उतना देना पड़ेगा। हैविंग रिगार्ड टू द पिटिशनर ओन इनकम, कि उस मतलब ऐसा नहीं है ना कि उसकी इनकम, अब बेचारा 1,000 महीने कमाता है, उसको 700 रुपये देने पड़ रहे हैं मेंटेनेंस में, मतलब टेम्परेरी मेंटेनेंस में। तो ये एक रीज़नेबल होता है, मतलब एज देखिए इसमें लिखा इट मे सीम टू बी द कोर्ट रीजनेबल, मतलब कोर्ट को जितना अमाउंट सही लगेगा एज पर द सर्कमस्टेंसेज, एज पर द सिचुएशन, एज पर द इनकम ऑफ द हस्बैंड, उस बेसिस पर डिसाइड होगा टेम्परेरी मेंटेनेंस के बारे में। देखिए प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच मंथली सम during the proceedings shall as far as possible dispose of within 60 days from the date of service of notice on the wife or the husband as in the case में भी। देखिए जैसे कि अब ऐसा नहीं है 60 मतलब एक 60 डेज़ को डिसाइड किया गया है कि इस पीरियड तक आपको कोर्ट को डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट इंटरिम मतलब पेंडेंटे लाइट मेंटेनेंस के थ्रू देना है ना। ऐसा नहीं है कि 1 साल का डिसीजन ही नहीं आ रहा है, तो 60 डेज़ एक मिनिमम दिया जाता है कोर्ट को, इतना टाइम कि जिस दिन ये मतलब आप जैसे कि आप हैं एक फीमेल है जिनका नाम है गीता, वो कोर्ट में जाती हैं, ठीक है, और कोर्ट में जाके कहती हैं कि हमें भाई मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट चाहिए सेक्शन 24 के थ्रू, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट फ़ी, लॉयर फ़ी एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो वो जाती हैं कोर्ट में, ठीक है। अब कोर्ट में जाके क्या करती हैं, नोटिस देती हैं। तो अब कोर्ट डिसाइड करने के लिए वो अमाउंट को 60 डेज़ के विद इन उसको डिसीजन देना पड़ता है कि इनको कितना मेंटेनेंस मिलेगा उस सारे एक्सपेंसेस को प्रोसीडिंग को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, हाँ, टू द स्पाउस जो क्लेम कर रहा है, ताकि वो अपने लीगल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। आज इसका देखिए एम क्या है, जिसने क्लेम किया इस अमाउंट को उसको लीगल प्रोसीडिंग को सस्टेन करने के लिए हेल्प करें। अब चित्रलेखा वर्सेस रंजीत राय में भी इसी सेक्शन के थ्रू मतलब इसमें बात की गई थी कि कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। इस केस में ये डिसाइड होता है। हम बाकी जो हमारे केस लॉज है उसको हम डिटेल में एंड में सारा टॉपिक हुआ है साइड केस लॉस का इकट्ठा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बीच बीच में केसेस आते हैं आपको दिक्कत होती है। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट यू कैन यूज़ द केस लॉज हियर, बट फॉर राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन देयर नीड टू बी इन अ स्पेसिफिक वे टू स्टडी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर लेक्चर ऑफ द टॉपिक। अब देखिए एप्लीकेशन कब आप फाइल कर सकते हैं। देखिए जिस समय केस चल रहा है उसी समय, जैसे कि वाइफ गई गई केस फाइल करने डाइवोर्स के लिए। अब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप जैसे जानते हैं 6 मंथ का टाइम, मतलब 1 साल का 6 महीने का टाइम पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है। तो इस पीरियड में जितना भी उसके सर्वाइवल के लिए जितने भी मनी चाहिए वो सब आस्क कर सकती है। तो इसके लिए वाइफ एप्लीकेशन बनाएगी केस लॉ मतलब केस में। अब एक कॉन्सेप्ट होता है परमानेंट एलिमोनी। अब देखिए कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, नाउ यू बोथ आर सेपरेटेड, ठीक है, डाइवोर्स का डिसीजन कोर्ट से आ गया। अब एक अमाउंट डिसाइड होता है परमानेंट एलिमोनी। आप चाहे तो परमानेंट एलिमोनी ग्रांट कर दीजिए, एक लम सम अमाउंट, जैसे कि फिक्स्ड अमाउंट, आप जैसे कि 10 लाख 15 लाख, डिपेंडेंट अपॉन किस चीज़ पे डिपेंडेंट होगा वो, हस्बैंड या वाइफ की। मैंने बोला ना ये हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस मांग सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई ये फीमेल स्पेसिफिक लॉ नहीं है। वन हु इज़ अनेबल टू सपोर्ट हिज और हर सेल्फ ही कैन आस्क और ही और शी कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस। अब ये देखिए प्रॉपर्टी कितना है, लाइफस्टाइल कैसी जी रहा है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, सोशल लाइफ कैसी है, कितने एसेट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने इंश्योरेंस है, इस बेसिस पे आपका परमानेंट एलिमोनी डिसाइड होता है। अब देखिए एनी कोर्ट प्रोसीडिंग, एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर दिस एक्ट
वेट, सेक्शन 25 क्लॉज 1 हमारा जो सेक्शन 25 है उसका क्लॉज 1 हमारा इस चीज़ के बारे में बात करता है कि अब देखिए इसको लाइन टू लाइन समझिए। एनी कोर्ट जिसके पास इस केस का ज्यूरिसडिक्शन है, कंट्रोल है इस एक्ट के थ्रू, एट एनी टाइम ऑफ पासिंग एंड डिक्री, जब वो ऑर्डर दे देता है, और एनी टाइम सब्सिक्वेंट हेयर टू, उसके ऑर्डर करने के समय। अब देखिए ऑर्डर जैसे कि कोर्ट के पास भी क्या होता है कि फर्दर प्रोसीडिंग्स चलती है, लाइक कस्टडी, मतलब आप जैसे कि जो जैसे आपका डाइवोर्स हो गया या फिर जुडिशियल सेपरेशन हो गया, नलिटी ऑफ द मैरिज डिक्लेयर्ड हो गई, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का भी आपको जो टाइम पीरियड दिया गया था वो भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब क्या करेगी, हाँ, एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पज बाय आदर द हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड देगी या वाइफ देगा, एज द केस में भी। ऑर्डर, अब कोर्ट किसको ऑर्डर करेगा, रिस्पोंडेंट को, वो शेल टू द एप्लीकेंट फॉर हिज हर मेंटेनेंस सपोर्ट सच ग्रास, अब चाहे वो मंथली बेसिस पे दे दे या फिर पेरियोडिकल सम पे दे या साल में कुछ अमाउंट दे दे। अब इतना मतलब अनटिल द अदर पार्टनर अदर स्पाउस इज लिविंग, कब तक उसको देना है, अनटिल द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट एज हैविंग रिगार्ड टू। अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, जो रिस्पोंडेंट है जिसको ये अमाउंट देना है उसके इनकम पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, अब वो कैसा बिहेव कर रही है। अब वाइफ बहुत गंदे रूडली बिहेव कर रही है, उसकी बिहेवियर चेंज हो, हाँ, और भी केसेस। अब कोर्ट को जिस तरह सही लगे, एंड एनी सच पेमेंट में बी सिक्योर्ड इफ नेसेसरी बाय चेंज ऑन द, ओके। अब देखिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। सेक्शन 25 क्लॉज 1 हमारा जो है, सेक्शन 25 क्लॉज 1 हमारा पहले बात करता है कि कोर्ट हमारा क्या ग्रांट करेगी, परमानेंट एलिमोनी और मेंटेनेंस ग्रांट करेगी। किसको करेगी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसको देना पड़ेगा। जो पिटीशन जो केस फाइल करेगा वो मतलब अपनी डिमांड करेगा। अमाउंट कैसा हो सकता है, लमसम हो सकता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, लार्ज अमाउंट भी हो सकता है, ये पेरियोडिकल होता है। अब कोर्ट क्या कंसीडर करती है, वो अपोजिट पार्टनर की इनकम करती है, प्रॉपर्टी करती है, लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, तो क्या पर्पस है इसका, एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना और डिग्निटी करना। सो याद रखिएगा जब भी आपको एग्ज़ाम में, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए अब क्या हो गया, अगर बाद में सरगमस्टेंसेस चेंज हो जाती है, सरगमस्टेंस मतलब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हर चीज़ सेम नहीं होती। जैसे कि हस्बैंड पहले कमाता था 50,000, तो वो कितना, वो अगर 15,000 मेंटेनेंस देता था, बट अब उसकी सैलरी घट के 30,000 हो गई है। अब तो उसे 15,000 नहीं, अब उसको 5,000 मेंटेनेंस देना पड़ेगा। या फिर एक और सिचुएशन हो सकती है कि अगर वाइफ कि पहले कुछ नहीं कमाती थी, अब वो कुछ करने लगी जिससे 50,000 इनकम आने लगी, तो इससे अमाउंट और भी घट सकता है। तो सब सेक्शन 2 हमारा, सेक्शन 25 क्लॉज 2 हमारा बात करता है कि देयर इज़ अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, अगर किसी पार्टी के सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज़ मेड एन ऑर्डर आने के बाद, अंडर सब सेक्शन 1, इट मे बी एट इन द इंस्टेंस ऑफ आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी आके, जैसे कि वाइफ की सैलरी बढ़ी या फिर वाइफ ने अच्छा कमाना शुरू कर दिया, तो वो मतलब हस्बैंड आके कोर्ट में रिडक्शन ऑफ मेंटेनेंस कर सकता है। ठीक है, वो ऐसा ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, वो मॉडिफाई करवाने के लिए, रेसेंट करवाने के, रिड्यूस कराने के लिए, इसके लिए। अब सेक्शन 25 क्लॉज सी हमारा बात करता है कि अगर कोर्ट को यह पता चलता है कि जिसके फेवर में ऑर्डर आया था इस सेक्शन के थ्रू, उसने दोबारा शादी कर ली। ठीक है, जैसे कि वाइफ ने केस किया था हस्बैंड पे, तो वाइफ ने दोबारा शादी कर ली, हाँ, और वो अब प्योर नहीं रही, उसका कोई इलिसिट रिलेशनशिप है आउट, हाँ, इफ़ सच पार्टी इज़ द हस्बैंड दैट ही हैज़ हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर वो ऐसा कुछ है, तो वो जाके कैंसिल करा सकता है मेंटेनेंस। और अब मेल के केस में क्या होता है, अगर मेल क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी विमेन से आउटसाइड द वेडलॉक ऑफ मैरिज, इट में एट द इंस्टेंस ऑफ अदर पार्टी, अगर दूसरी पार्टी को पता चल जाता है तो भी वो मॉडिफाई करा सकती है और अमाउंट बढ़वा सकती है।
अब देखिए एलिमोनी क्या होता है, वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक है, मेड टू आइदर द हस्बैंड। अब मैंने बोला ना ये भी स्पेसिफिक नहीं है कि हस्बैंड ही देगा या फिर वाइफ ही देगी, जो भी पार्टी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकती वो देगी। इट इज़ गिवन इन लम सम। ऑन द अदर हैंड मेंटेनेंस अ रिकरिंग एलिमनी दैट इज गिवन टू द डिपेंडेंट स्पाउस मंथली और एनुअली और इन द इंस्टॉलमेंट फिक्स बाय द कोर्ट और द पार्टीज म्यूचुअल डिसीजंस। कुछ लोग क्या करते हैं 10 लाख एक साथ ही मांग लेते हैं, तो परमानेंट एलिमनी होती है। कुछ मेंटेनेंस मांगते हैं जैसे 2000 पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है, ये लाइफ टाइम भी होता है और जब तक वाइफ दूसरी शादी नहीं करती। अब एसेंशियल कंडीशन क्या होता है, देखिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है सेक्शन 25 की, मतलब ये सेक्शन 25 में हमने सारे तीनों क्लॉजेस पढ़े हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एसेंशियल कंडीशन ज़रूरी कि ये चीज़ें ज़रूर होना चाहिए। मैट्रिमोनियल जो केस चल रहा है उसका डिसीजन आ जाना चाहिए, सेपरेट एप्लीकेशन फाइल होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ के द्वारा, दोनों जाके कोर्ट में जो भी चाहते हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन दे वांट फ्रॉम द कोर्ट वी कैन आस्क टू द पार्टी। मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स होना चाहिए, किस बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, लिविंग एक्सपेंसेस और सारे सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, ठीक है, कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड होगा। पीरियड ऑफ फिक्सेशन, वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है, और हर मंथली बेसिस पे भी पेमेंट हो सकता है, और क्वार्टरली, जिस जैसा भी वन इज़ हैप्पी और वन इज़ कैपेबल टू गिव, then that can be whether it is monthly, quarterly or annually, it depends upon the situation of the respondent. अब ये ड्यूरेशन क्या होगा, दिस सेक्शन डील्स विद द परमानेंट मेंटेन दैट इज सपोज टू लास्ट फॉर द होल लाइफ, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम भी, एंटिल उसकी डेथ नहीं हो जाती है। इफ़ द क्लेमेंट डज नॉट कमिट, अगर जिसने डिमांड की थी किसकी, मेंटेनेंस की, वो अडल्ट्री नहीं कमिट करता, रीमैरी नहीं करता, दोबारा शादी नहीं करता, तो उनको उनके डेथ तक, टिल देयर लाइफ, जब तक वो जीती हैं या जीता है तब तक उनको मेंटेनेंस मिलेगा। अब वेरिएशन का हमने सब सेक्शन 2 और में बात किया, सब सेक्शन 3 में बात किया कि किस कंडीशन में चेंज होता है, वेरिएशंस आते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो इसका PDF मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें बस इतना है, 25 क्लॉज 1 को, 25 सेक्शन को मैं सब मतलब वो करूँगी, ओवरलैप करूँगी। तो चलिए अब हम लोग वाइंड अप कर देते हैं तीन सब सेक्शन 25 को। तो सेक्शन 25 में 3 क्लॉजेज़ हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। अब देखिए जब भी कोई मैट्रिमोनियल केसेस जैसे कि डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड कोई भी केस हमारा कोर्ट में फाइल होता है, हाँ, वो हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है, दोनों में से किसी के एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, हाँ, और दूसरा स्पाउस को मेंटेनेंस सपोर्ट देगा। मतलब जैसे कि ये कोर्ट है, एक स्पाउस पार्टनर जाता है, वाइफ वो जाके एक एप्लीकेशन फाइल करती है इन सभी ग्राउंड्स पे, तो दूसरा पार्टनर जो रिस्पोंडेंट होगा उसको ये अमाउंट देना पड़ेगा। अब हम लोग सब सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, क्लॉज 1 के बारे में। अमाउंट लम सम भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और पेरियोडिकल भी हो सकता है। कोर्ट किस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखता है, इनकम के बारे में ध्यान रखता है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान करता है, और दोनों की लाइफ स्टैंडर्ड की उसकी शादी के बाद क्या वो एकदम डिफरेंस, तो मतलब वो एक अच्छे हाई प्रोफाइल पर्सन शादी की, तो शादी के जैसे टूटने के बाद उसकी जो लाइफस्टाइल है वो एकदम वाहियात हो गई, वो एकदम मेअगर लाइफस्टाइल जी रही, तो इतना भी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए आफ्टर ब्रेकिंग। और हमारा क्लॉज 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सेक्शन 25 क्लॉज 2 के बारे में। इसमें क्या होता है, अगर बाद में सर्कमस्टेंस चेंज हो जाए, जैसे कि किसी की इनकम बढ़ गई या फाइनेंशियल कंडीशन गिर गई, किसी की इनकम बढ़ गई या फाइनेंशियल कंडीशन गिर गई, तो कोर्ट अपने पहले ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। मतलब सिचुएशन अगर बदले तो कोर्ट अमाउंट भी बदल सकती है, ठीक है। यहाँ पर इसमें हमने बात किया था कि देखिए इसमें हम लोग सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करते थे। और अब हमारा लास्ट जो सेक्शन है 25 क्लॉज 3, सेक्शन 25 क्लॉज 3 में हमने अगर लास्ट में क्या समझा, अगर वो पर्सन जिसने मेंटेनेंस मिल रहा है वो रिमैरी शादी कर लेता है दोबारा, वो बैड कंडक्ट हो जाता है, मॉरली इलिसिट रिलेशनशिप में जाता है या फिर अडल्ट्री में इन्वॉल्व हो जाता है, तो कोर्ट मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। सब सेक्शन 1 हमारा परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, सब सेक्शन 2 हमारा अमाउंट को चेंज करने के सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करता है, और सब सेक्शन 3 हमारा कोर्ट को मतलब ये पावर देता है, वो रिसीवर अगर शादी या बिहेव इमोरली करती है तो
उसको अमाउंट को चेंज भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 25 था, जो हमारा बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। सो इसका आपको ये जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।